नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सबसे पहले कड़ी में देखते हैं सुमित्रा पंत जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो उनके कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसैनी अल्मोड़ा नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और इसके देखते हैं उन्होंने बचपन से कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में ही वे स्कूल और में का पाठ के लिए पुरस्कृत हुए थे। 1915 में अस्थायी रूप से साहित्यिक सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने लगे। आज कुछ महत्वपूर्ण बात है जो पंत जी की प्रारंभिक कविताएं में प्राकृतिक प्रेम रहस्यवाद की छटा दिखाई पड़ती है। यानी कि वो प्रकृति से जुड़ा हुए कविता की रचना शुरुआती दिनों में उन्होंने की हैं। जैसे पहाड़ों के पर्वतों को लेकर कविता उन्होंने लिखा। इस प्रकार उनके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से अधिक प्रभावित हुए। यानी कि उसके बाद उनकी रचना में महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव दिखने लगा। विचारों में बहुत अधिक प्रभाव था जिसमें महात्मा गांधी और मार्क्स के उनको प्रभावित किया। उनके बाद कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। आजीविका चलाने के लिए पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र में संपर्क में आए और आकाशवाणी परामर्शदाता भी रहे। उन्होंने लोकायतन संस्कृति संस्था की स्थापना की। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, उसका क्या नाम था? तो था लोकायतन संस्कृति संस्था। 1961 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। 1961 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। पंत जी के हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं उनका पहला जीवन परिचय और दूसरे में है रचना। उनकी कौन कौन प्रमुख रचना थी? वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, लोकायतन, ये उनका प्रमुख रचना था। साथ में पंत जी की कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में उन्हें अकादमिक पुरस्कार, सन 1969 में चितंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कविता पाठ पर्वत प्रदेश के पावस। ठीक है, इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। इसके पहले काव्यांश में देखेंगे इतना को। ठीक है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्राकृति वेश, मेखराकार पर्वत अपार अपने सहर्ष दुर्ग सुमन भार, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल की निज महाकार, जिनको चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक है, यह कविता की प्रथम काव्यांश है। इस कविता को तीन काव्यांश में बांटा गया है। तो इसका देखते हैं शब्दार्थ। पावस वर्षा ऋतु, पल पल, क्षण क्षण, परिवर्तित बदला हुआ, प्राकृतिक वेश प्राकृतिक का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार असंख्य
सहर्ष हजारों दुर्ग सुमन पुष्प रूपी आँखें, दुर्ग सुमन का अर्थ होता है पुष्प रूपी आँखें, अवलोक देख, महाकार का अर्थ है बड़ा ढांचा। ठीक है, तो ये देखें। अब इसके आगे देखेंगे कि इस काव्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस काव्यांश के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कवि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय होने वाले पल पल परिवर्तनों का वर्णन कर रहा है। ठीक है, इसमें कि वर्षा ऋतु में पल पल परिवर्तन होने वाले परिवेश पहाड़ों के देशों में किस परिवर्तन होता है उसका वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। विस्तार से कहा गया है इस पंक्ति के माध्यम से कि इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों के मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति का प्रतिपल बदलते सौंदर्य का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। मंडलाकार पर्वत तालाब के जल अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वह पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी है। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा है। ठीक है, दूसरा काव्यांश देखते हैं। इसको ऊपर करते हैं यहाँ से। अभी देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झर निर्झर। गिरिवर से ऊर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहा नीरब नभ पर अनिमेष पटल कुछ चिंता पर। इस काव्यांश के माध्यम से इस पहले देखते हैं कि क्या सब शब्दार्थ। गिरी पर्वत, गौरव महिमा, पद मस्ती मद मस्ती, नस नस रग रग, उत्तेजित भड़का हुआ, लड़ी मारा माला, झरना गिरता, निर्झर झरना, गिरवर ऊंचा पर्वत, ऊंचा कांक्षा उच्च कांक्षा का अर्थ ऊंचा उठने की इच्छा, तरुवर पेड़, नीरब मौन, अनिमेष एकटक अटल सदा बना रहने वाला, चिंता पर चिंता में मग्न। तो दूसरे काव्यांश के माध्यम से कवि सुमित्रानंद पंत जी संदेश देना चाहते हैं कि कवि प्राकृतिक वस्तुओं जैसे झरझर कर पर्वत की गौरव गाते झरनों के मदमस्त संगीत और पर्वत की ढाल पे खड़े शांत आकार को देखकर ऊंचे पेड़ों के मनोरम दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें विस्तार से देखते हैं। दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि कवि ने इस पंक्तियों में पर्वतों के बहते झरनों, ऊंचे वृक्षों का सौंदर्य का वर्णन किया है। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ी हो। उनके स्वरों से नस नस में उत्तेजित भर जाती है। प्राकृतिक के इस सुंदर दृश्य से तन मन रोमांच हो उठता है। पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए कदम एकदम मौन अपलक अटल और चिंतित खड़े हैं।
ठीक है। अब देखते हैं कविता की तीसरी कड़ी, तीसरी काव्यांश यहाँ से है। एक पेज देखो ठीक से नहीं होता। तीसरी कड़ी में है, उड़ उड़ चला अचानक लो भूधर, फड़का अपार पार पर फड़का अपार पर्दा के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कविता की तीसरी पंक्ति में देखते हैं कि इसके कुछ शब्दार्थ। भूदल पर्वत, अपार बहुत अधिक, परद के परे परे के समान, पर पंख रब शेष केवल आवाज रह जाना, विचार विचर विचर में से घूम घूम कर, इंद्रजाल अद्भुत खेल। तो तीसरे काव्यांश के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कवि अचानक बादलों से पर्वत को ढकने एवं झरनों का केवल स्वर दिखाई देने का चित्रण करते हुए बता रहा है, मानो धरती और आसमान टूट पड़ा हो। कवि इसे वर्षा के देवता इंद्र के जादूगरी भी बताता है। ठीक है, इसको विस्तार से देखते हैं कि कवि ने इस पंक्तियों को पल पल बदलते प्राकृतिक के दृश्य को रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। इसमें वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाबों से उठने वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन किया है। साल वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धंस गए हैं, तालाब से धुआं उठने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अपनी बादल रूपी यान पर बैठकर इंद्र अपनी जादूगरी के खेल दिखाता हुआ इधर उधर प्रकृति को परिवर्तित करता हुआ घूम रहा है। ठीक है, तो इस कविता में कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है, प्रभावकारी है, भाषा में गीता है, गाने योग्य कविता है और शब्द चयन भावानुकूल है। पर्वत पर साल वृक्षों मानवीय भावनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का चित्रण वर्णन किया गया है। अब अगली कड़ी में, अगले वीडियो में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देखेंगे बॉक्स में लिखेंगे अपना कि मैंने इसको देखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।